केस की बात नहीं है, जिस केस के ये लिए हर कल भी बेटी की आपका बात है। इशू था। हर 3 मिनट में बलात्कार हो रहा है तो इशू तो ये रहेगा ना। उसके लिए ऐसा कहाँ से नहीं कहाँ बैठे। जाए? We want justice. We want justice. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। इस देश में एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत जो आज भी इस देश में बेटियों के लिए हक की आवाज को बुलंद करती है। देश के कोने में किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बेटियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो सिर्फ एक महिला जो परी की को फाउंडर है योगिता भयाना सबसे मुखर होकर अपनी आवाज उठाती हैं, अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। चाहे वो निर्भया का केस हो, अभया का केस हो, चाहे वो उन्नाव की बात की जाए या फिर बात हो अंकिता भंडारी की। इस समय सीधे दिल्ली से हमारे साथ एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। योगिता जी, यहाँ पर मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर की बात हो, हाथरस की बात हो, अंकिता भंडारी की बात की जाए, दुनिया में, देश में महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो सबसे पहले आप ही आवाज उठाती हैं। इसमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां ही हैं। मुझे तो लगता नहीं यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम बोल सके कि कुछ हमें एक ऐसा आभास हो जिसमें हमें थोड़ी सी भी खुशी हो, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। हमारी बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मुझे ये भी दुख होता है कि मैं सभी बेटियों के लिए नहीं बोल पाती हूँ या उनकी आवाज़ नहीं बन पाती हूँ या उनके लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा है हमारे देश में अपराध महिलाओं के खिलाफ कि हर दूसरी तीसरी बेटी हमारी प्रताड़ित है, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, यौन अपराध हो या डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हो। बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हैं हमारी बेटियां। पार्शियलिटी है, काम के स्थल पर उनके साथ शोषण है, इतनी सारी इश्यूज हैं महिलाओं को लेकर। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हम हर बच्ची को के साथ नहीं खड़े रह पाते हैं। चुनौती ये भी है कि हमें सरकारों का या व्यवस्थाओं का सपोर्ट नहीं मिलता है। चुनौती ये भी है कि न्याय नहीं मिलता है। चुनौती, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं अब कैसे इसको सम अप करूं, बट चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। मुझे आशा की किरण तो बहुत कम ही दिखती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर योगिता जी बात की जाए तो बीते 2-3 दिनों से आप लगातार उत्तराखंड में थी। वहां पर अंकिता भंडारी के लिए आप न्याय की मांग कर रही थी और आपने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर दोषी कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सीरियस नहीं लगी। पहले ही बात तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पे की और अंकिता भंडारी के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही हंसते हुए, ठाके मारते हुए बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा जो सेंसिटिविटी है वो नहीं दिखाया, गंभीरता नहीं थी उनकी बातों में, और उनको तथ्यों का भी ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि इतना प्रेशर है, इतने लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनकी कुर्सी भी जा सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा उन्होंने उस चीज़ को बोल दिया या थोड़ा समझ लिया होगा आसपास के लोगों से। बट मुझे उनकी गंभीरता पे शक है और बहुत दुख हुआ जब मैंने उनको खिलखिलाते हुए, ठाके मारते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। और उनकी बातों में मुझे कोई दम नहीं लगा और वो बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश एज यूजुअल कर रहे थे। पहली बार उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो किसी और इशू पे हो, अंकिता के बारे में बोलते हुए सुना। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में इस तरह के लीडर्स हैं जो कि कितने नॉन सीरियस हैं इतने सीरियस इश्यूज को लेके। तो मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हमारी अभी भी वही है, सीबीआई जांच चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में चाहिए। योगिता जी, चूंकि आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और उत्तराखंड की जनता भी यही मांग कर रही है, तो कल इस पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उनका कहना है कि सीबीआई जांच के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई गई है। जी, तो बहुत दुरुस्त उन्होंने ये बात बता दी कि न्यायालय में लगाई हुई है, पर 2 साल लग गए उनको सीबीआई जांच करवाने में, जब हम कब से बोल रहे थे इस केस में शुरू से सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने अगर बोला है, शायद ये पॉइंट मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने बोला सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं, जो कि मुझे समझ में आया। उन्होंने ये बोला है कि मैं अंकिता के पिता से मिलूंगा, उनसे समझूंगा, और सीबीआई के लिए मैंने कोई कमिटमेंट नहीं सुनी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मैंने सुनी। नहीं, अगर बोला है तो सवाल पूछा गया कि कांग्रेस से लेकर जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे, उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई जांच के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई गई और हम हर जांच के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले।
तो अच्छी बात है अगर उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उन्हें लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, और अगर विपक्ष हो या कोई भी सड़कों पे उतरा है, मां तो उनकी बेटी के लिए न्याय में चाहिए, और अगर जाग गए हैं, अगर करना चाहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कुलदीप सिंह सेंगर पे। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को ही सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद सबसे पहले मुझे याद है इंडिया गेट की वो तस्वीरें, सिर्फ 3 लोग थे, एक तो पीड़िता थी और उनकी माँ, और तीसरी आप ही उनके साथ खड़ी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगी? लोअर कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया, उन्होंने बोला बलात्कार किया है, बाद हम उनकी 7 साल की सजा हो गई है और वट एवर करके उनको हम बेल दे रहे हैं। रीजंस बहुत सारे थे, मैं अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको यही बता दूं कि कुछ भी ढूंढ कर उनको बेल दे दी गई। तो उन्होंने कहीं पर ये नहीं बोला कि ही इज नॉट अ रेपिस्ट, हाई कोर्ट ने भी नहीं बोला, लोअर कोर्ट ने भी उसको कन्विक्शन दी, तो रेप डिक्लेयर्ड है, ठीक है। वी आर नॉट फाइटिंग कि है या नहीं है, वो तो अभी डाइल्यूट कर दिया गया मुद्दा। उनकी बेटी आके बोल रही है ये कॉल डिटेल, वो कॉल डिटेल, उनको आई थिंक कोर्ट में जाना चाहिए कि गलत हुआ है, अन्याय हुआ मेरे पिता के साथ, कोर्ट से उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमने जो लड़ाई लड़ी वो ये थी कि उसे बेल क्यों दे दी, और बेल तो हम राम रहीम की भी अपोज कर रहे हैं, वो बेल पे परोल पे बाहर आ जाता है, तो ये चीजें गलत है। अगर रेपिस्ट को इस तरह से बेल दी जाएगी बार बार, तो ये जो हमारे हमारे देश में बेटियों के लिए बहुत खतरनाक रहेगा कि वो अपनी कभी रिपोर्ट ही नहीं करेंगी, वो कहेंगी क्राइम मेरे साथ हो, मुझे पता है, मुझे मेरे बेल पता है, उसके लिए बाहर आके फिर वो को उसकी फैमिली को करते हैं, तो इसीलिए वो कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह की रेपिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं हमारे देश में, वो क्राइम को बढ़ावा, उनको लगेगा अरे इस क्राइम का तो कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक जैसे छोटी छोटी धाराएं लग, बेल मिल जाती है, फिर से आके वो रिपीट करते हैं। तो ये बहुत बुरा संदेश था हमारा, ये नहीं था कि वो दोषी है, वो तो हो चुका कंफर्म, करार कोर्ट ने ही दिया, हमने नहीं दिया। नहीं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए योगिता जी, चूंकि आपने यहाँ पर कुलदीप सेंगर की बेटी का आपने जिक्र किया, तो उनकी दोनों बेटी का कहना है, चाहे वो इशिता हो या फिर ऐशानिया की बात की जाए, उनका कहना है कि ये पूरा केस ही फर्जी है, क्योंकि पीड़िता अभी तक 3 से 4 बार इस पूरे केस में अपना बयान बदल चुकी हैं। अगर लोअर कोर्ट ने उनकी फादर को रेपिस्ट डिक्लेयर किया था, तो वो मुझसे और आपसे क्यों आर्ग्यू कर रही है, मीडिया को क्यों बता रही है? वो गई क्यों नहीं लोअर कोर्ट में अपील के लिए? उन्होंने हाई कोर्ट में फिर से क्यों नहीं डाला? अभी उनको जागृति हुई, अपनी नींद से अभी जागी हैं, या उन्होंने कोर्ट की सारी रेमेडीज खत्म कर ली हैं? अगर उन्होंने कोर्ट की सारी रेमेडीज खत्म कर ली हैं, तो या तो फिर वो जजेस बेवकूफ है जो अपना इस चीज के ऐसे हजारों केसेस देखते हैं। उन्होंने अगर उसको सजा दी है तो शी शुड आर्ग्यू विद देम, मीडिया में आके बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। शी शुड यूटिलाइज, जैसे हमने भी गया, सीबीआई गई तो हमने पर्सन नहीं गए, बट सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला, हमें रिलीफ सड़कों से डेफिनेटली प्रेशर बना, पर रिलीफ कोर्ट नहीं दिया ना, उनको भी कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा अगर वो सच कह रही हैं तो। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा भी सुनाई जाएगी? क्योंकि हमने आपको भी सुना, आप भी यही मांग कर रही हैं कि कुलदीप सेंगर को फांसी हो, और पीड़िता भी यही कह रही है कि जब तक कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा नहीं सुना दी जाती है, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, फांसी का प्रावधान हमारे कानून ने दिया है, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार में फांसी का प्रावधान है। ये मैं तो नहीं बोल रही हूँ, या मैं ऐसी चीज तो मांग नहीं रही हूँ जो कि कानून में नहीं है। अगर वो कन्विक्ट है तो फांसी पे जाना चाहिए, अगर नहीं है, जैसा कि उनकी बेटी कह रही है, तो उनको फाइट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर उनको लगता है ऐसा, तो डेफिनेटली कोर्ट है हमारे, बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारी देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। बहुत सारी बेटियों के ब्रूटल मर्डर तक हो जाते हैं, वहां भी आज तक फांसी सिर्फ निर्भया केस में हुई है और एक केस में और हुई थी, बस। उसके अलावा हमने फांसी देखी नहीं, और ऐसे केस हमारे पास लगातार आते हैं, नाबालिग बच्चियों की हत्या, बलात्कार, जघन्य अपराध। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है हमारी कोर्ट्स बहुत खुश होती हैं फांसी देके, बस हाँ, कानून जरूर बना दिया है। हमारी मांग हर उस रेपिस्ट के लिए फांसी की है जिसने ऐसे अपराध किए हैं, नाबालिग बच्चों के लिए तो लॉ है। तो हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मैं कोई अपने मन से कह रही हूँ मुझे ये पसंद नहीं है तो इसको फांसी दे दो, मैं कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत फांसी मांग रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए योगिता जी, तो कुलदीप सेंगर की जो दोनों बेटियां हैं, वो ये भी तर्क देती हैं कि जिस समय पीड़िता के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस समय वो बालिग थी, और ये एम्स की रिपोर्ट बताती है। तो ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने बोला, मैं और तुम, हम एक्सपर्ट तो नहीं है ना, हम डॉक्यूमेंट्स को जांच लें कि उसका स्कूल सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका डीएनए टेस्ट मैं और आप नहीं जान सकते हैं।
ये तो कोर्ट और जजेस बैठाए ही हमने इसलिए, उनको हम सैलरी देते हैं अपनी टैक्स पेयर के पैसे से, इसीलिए देते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं। अगर उन पे भरोसा नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी से ही हमारा भरोसा उठ जाना चाहिए। अगर उन जजेस ने बोला है कि वो माइनर थी, तो मेरे को तो उन्हीं की बात पे भरोसा होना चाहिए ना एज अ जज, और आपको भी होना चाहिए कोर्ट की बात पे भरोसा। तो लेकिन यहाँ पर योगिता जी एक मैं डेटा रखना चाह रही हूँ, और इसी डेटा पर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर ये 18 अक्टूबर 2022 के एनसीआरबी के डेटा को मैं इस समय आपके सामने रख रही हूँ, भारत में एक दिन में औसतन 87 यानी कि 87 रेप की घटना होती है। एनसीआरबी के ताजे आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.223% की वृद्धि हुई है। ये 2022 का डेटा है। ये जो डेटा आप बता रही हैं ये रिपोर्टेड डेटा है, और ये वो बच्चियां हैं जो हिम्मत करती हैं, बेटियां वो हैं जो हिम्मत करके थाने तक और में जद्दोजहद हम जैसे संस्थाओं की मदद के बाद उनकी एफआईआर रजिस्टर होती है, तो ये आंकड़े बढ़ाते हैं। तो आप सोच सकती हैं जो घर से निकलती ही नहीं है, जिनको हमारे बारे में नहीं पता, जो पुलिस उनको मदद ही नहीं करती, एफआईआर दबा देती है, उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, तो ये आंकड़ा से कम नहीं तो कम से कम 10 गुना है। लेकिन यहाँ पर एक बात की जाए योगिता जी, 20 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ये फैसला देती है कि पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है। मैं बहुत शर्मिंदा हुई जब मैंने ये सुना, और मुझे ये, जैसा मैं बोल रही हूँ, हम तो उन्हीं से उम्मीद करते हैं न्याय की, और उस तरह की टिप्पणी और उस तरह से अपने इंटरप्रिटेट करना बातों को, इसका मतलब उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। इसीलिए बार बार की भी बात करते हैं, इन लोगों की भी संवेदनशीलता, इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए लॉ का, क्योंकि हो सकता है ये बैठ तो गए हैं, जैसा कि मैंने बोला हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल सोच भी रिफ्लेक्ट करता है। जजेस भी इंसान होकर अपनी ही सोच दिखाते हैं अपने जजमेंट के जरिए, वहाँ भी हम फंसते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हम जिन पे भरोसा करें, जैसा कि मैं अभी भी बार बार अपनी बातों में कह रही हूँ कि हम करके आगे बढ़ेंगे, उन्होंने न्याय देना है, बट अगर ऐसी बातें जज करते हैं तो बहुत मतलब मन खराब नहीं होता, हमें पूरी उम्मीद टूट जाती है ऐसे जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, और ये हम लगातार सुनते रहते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ जजेस से सुना, पॉलिटिशियंस करते हैं, इन लोगों को तो हमने चुना है कि हम पॉलिटिशियंस को चुनते हैं बेटियों के लिए अच्छे कानून बनाएंगे और जजेस अच्छे फैसले देंगे। अपॉर्चुनिटी जब यही इस तरह की बकवास करते हैं चंद एक लोग, तो बहुत मन टूटता है। एंटी रेप एक्टिविस्ट होने के नाते योगिता जी, जब पीड़िता के साथ कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, चाहे वो निर्भया का केस हो या फिर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, आपने ममता बनर्जी का बयान सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 बजे रात के बाद लड़कियों को निकलने की क्या जरूरत है बाहर। निर्भया में भी ऐसी ही टिप्पणियां की जाती रही कुछ लोगों के द्वारा, तो आप कैसे देखती हैं? बहुत दुख होता है, स्पेशली ममता जी जैसी महिला जो कि खुद ही महिला है और खुद ही इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठी हैं, वो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोच के थोड़ी ना बैठती हैं कि मैं सीएम हूँ, उसको कहीं भी जाना पड़ सकता है। पर जब यही तो मैं आपको अभी बता रही थी कि ऐसे बयान जब ऐसे लोगों से आते हैं तो मतलब उम्मीद ही टूट जाती है कि क्या हम ऐसे लोगों को चुन के लाते ही क्यों हैं? क्या वो इस लायक हैं वहां बैठ पाए, जिनकी सोच खुद ही इतनी छोटी है? क्या वो महिलाओं को बचाएंगे? क्या कर पाएंगे? तो बहुत दुख होता है, और मैं समझ सकती हूँ निर्भया केस में लॉयर ने जो टिप्पणी की, उनकी सोच मानसिकता बहुत ही घटिया थी, इसीलिए वो आरोपियों के साथ खड़े रहा। उससे तो मुझे समझ में आती है कि इस तरह के बहुत लोग हैं हमारे आसपास, पर जब एक सीएम, वो भी महिला, और जब एक जज इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो बहुत ज्यादा एक हमारी लड़ाई जो है ना, जो हमारी लड़ाई लंबी नहीं बहुत लंबी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है योगिता जी कि अंकिता भंडारी को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि सरकार तो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ये भले कह रहे हैं कि न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए अर्जी लगाई गई है, तो अंकिता भंडारी को न्याय मिले इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगी? देखिए मैंने तो वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शुरू से हम लोग इस केस को उठाते आए हैं, मीडिया का दबाव बनाते आए हैं, और उनके माता पिता के संपर्क में भी मैं हूँ, और मुझे लगता है कि अब जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, अब तो न्याय की उम्मीद पूरी जग गई है।
सीबीआई जांच तो होगी, पर सीबीआई जांच अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर द्वारा, कमेटी द्वारा होती है तो तभी उसमें कुछ फायदा है, नहीं तो सीबीआई भी आपको मालूम है किस तरह से काम करती है। पर उम्मीद है कि अब लोग सड़कों पे उतरे हैं तो अब सरकारें मजबूर हैं कि इस बेटी को न्याय मिलेगा। तो क्या आप एक बार फिर से उत्तराखंड जाएंगी? मैं बहुत ज़्यादा उत्तराखंड जाते रहती हूँ और इस बेटे के लिए और भी बेटियों के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, और हम पूरे देश में कहीं पे भी कुछ ऐसा होता है हम जाते हैं। योगिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई ऐसे सवाल है जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस देश में बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, उन खिलाफ जो बर्बरता होती है, बेटियों को न्याय कब मिलेगा? योगिता भयाना का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।